नमस्कार, मैं रैना स्वागत करती हूँ आपका आर ओनली लव पर। तो आपकी क्या हाल चाल। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी के हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक हाल स्टोरी का भी लिया जाए। गीतिका की जान में जान आती है ये जानकर कि सूरज को होश आ गया है। उससे पहले वो जाने अनजाने कल्पना के घर पहुंच जाती है, जहां इन दोनों की मुलाकात हो जाती है जो दोनों नहीं चाहते, लेकिन डेस्टिनी कुछ और चाह रही है। हर बार की तरह इनकी मुलाकात वैसे ही होती है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। वहाँ गीतिका को सूरज सच्चाई बताता है, मगर वो मानने से मना कर देती है। जो उसने कहा, जो उसने छाप दिया, बस वो सच हो गया, ये गीतिका का मानना है। उधर अभी अपने प्यार के साथ कुछ पल बिताना चाहता है, मगर ये पलों को गवारा नहीं। वो पहुंच जाता है गीतिका के पास और गीतिका से उससे वैसा ही कन्वर्जेशन होता है जैसा गीतिका कल्पना को कहती है। अपनी दोस्त का प्राउडली कवर कवर नहीं कहूँगी मैं, स्टैंड लेने के बाद अभी वापस आता है। वैली में पार्टी रखी गई है जिसमें जर्नलिस्ट, सोल्जर्स, एएफ फाइटर्स और सभी जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है। आफ्टर ऑल पार्टी मेयर ने रखी है, तो यहाँ जिला विधायक भी मौजूद हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये महाशय ना पहुँचे कहीं भी। अपने गाने से पार्टी में चार चांद लगा देती है कल्पना, और अपनी खाली निगाहों से उसे निहारने के सिवाय गीतिका कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इससे पहले वो जहाँ से आई है उस जगह ने उसे ब्लैंक कर दिया है। तो यही था रीकैप, यही। अब चलिए धारा को मोड़ा जाए। वैली की खूबसूरती की सीमा कोई नहीं माप सकता। ऊपर से ये काली रात और उस पर दिल मोह लेने वाला ये स्नोफॉल, और उस पर छुरी जलाता हुआ कल्पना का ये गाना। वो अपनी चेयर से अपने गाने को एक गुड पॉइंट देते हुए उठती है। उसकी ये टोली जो अपने कदमों को थोड़ा सा चहलकदमी करा रही थी, जिसे डांस मूव कहते हैं, वो इसके पास आकर इसके गाने की तारीफ़ करते हैं, इसके गले लगते हैं, इसको हाथ मिलाते हैं। अपने लेफ्ट हाथ में गिटार थामे हुए इन सब की तारीफ़ का स्वागत अपनी गर्दन को बार बार झुकाकर करती है कल्पना। जो नामी ग्रामी लोग आए हुए हैं पार्टी में, वो भी खड़े होकर क्लैपिंग के द्वारा कल्पना के गाने को सराहते हैं। कल्पना अपने चेहरे पर सुर्ख स्माइल लेकर सबको अपनी सराहना करने का धन्यवाद करती है, अपनी गर्दन को झुकाए। अनु अपनी आँखों को बड़ा करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में पीटते हुए खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर वो खुशी है जैसे पांडा ने इसी के लिए गाना गाया हो। मैं कैसे क्लैप करूं यार, सूरज ने खड़े होकर अपनी बड़ी लाचारी वाली निगाहों से कल्पना को देखते हुए कहा। अपनी आंखों के साथ साथ अपने मन को खाली पाते हुए गीतिका भी खड़ी हो जाती है और एक हाथ पर, सूरज के एक हाथ पर अपने एक हाथ को टैप करती है, जिससे ताली बज जाती है। थैंक यू। सूरज बड़ी सी स्माइल खिलाते हुए अपने चेहरे पर गीतिका को देखकर कहता है, ये भी इतना खुश है कि जैसे पांडा ने इसी के लिए गाना गाया हो। बी सीटेड प्लीज़। कल्पना सभी को अपनी गर्दन झुकाकर बड़े प्यार से आभार प्रकट करती है और सबको बैठने के लिए कहती है। ये हल्की हल्की स्नो जो हल्के हल्के आसमान से ज़मीन की तरफ बढ़ रही है, उसमें ये लोग अपने टेबल पर बैठकर अपने डिनर का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये झिलमिलाती लाइटें इस काली अंधेरी रात को और खूबसूरत बना रही है। यार ये गाती भी कितना अच्छा है, कहाँ से आई है ये। अनु ने अपने माउथ के अंदर वाले निवाले को चबाते हुए कहा। खाना खा लेना, पहले फिर बोल लियो। बहुत देर से चुप अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गीतिका ने अनु से कहा। अनु ने सबसे पहले तो गीतिका को देखा, फिर अपनी नज़रें सूरज पर की
और गीतिका को इग्नोर करना चाहा। यार वैसे एक सेकंड, ये कह के अनु ने अपने आप को देखना शुरू किया, अपनी गर्दन को। सूरज और गीतिका दोनों इसे देख रहे हैं कि वो कर क्या रही है। क्या हुआ? अपने फूट को फूट पाइप में ढकेलते हुए सूरज बोला, मेरी गर्दन तो वैसी नहीं है, तेरी भी नहीं है, फिर गर्दन की सुराही। ये लफ्ज़ कहते हुए अनु की आंखें गीतिका पर जाकर अटक गईं और उसने अपनी बात को आगे किया। हाँ, नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तेरी गर्दन सुराही जैसी तो है, बट नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? सूरज ने अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए पूछा। गीतिका इन दोनों की बातें सुनते नज़रअंदाज किए हुए बिना कुछ बोले अपना खाना खा रही है। गर्दन सुराही? देख, गीतिका की गर्दन बिल्कुल सुराही की तरह है, मगर स्क्वाड्रन लीडर इसके लिए थोड़ी गाना गाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है यार। अपने चेहरे को बेबाक एक्सप्रेशन देते हुए अनु ने ये कह डाला। अपनी मूव करती हुई जो लाइन को रोककर गीतिका ने इसे घूरा और घूर कर देखा। ज़रूरी है कि वो किसी के लिए गाए? हो सकता है उसके लिए ये किसी ने पहले गाया हो और वो अभी दोहरा रही है। सूरज ने भी अनु के भाव को कॉपी करते हुए कहा। अच्छा, तुझे बहुत पता है, उसके लिए किसी ने गाया होगा। अनु ने चिढ़ते हुए मुंह बनाकर सूरज की बात का जवाब दिया। हाँ, और क्या? मैं जो देख पा रहा हूँ तू कभी नहीं देख पाएगी, तो हो सकता है किसी ने वो देखा हो जो मैं देख पा रहा हूँ और उसने इसके लिए ये गाना गाया हो और आज उसे वो गाना याद आया हो और वो गा रही हो। ये सब सामने बैठी कल्पना जो मेरे से बातें कर रही है और अपना ड्रिंक पी रही है और अपने लबों को हल्का इंच बाय इंच हिला रही है, बस उसको ये देखते हुए अपना कन्वर्जेशन कर रहे हैं। बस रहने दे, तेरे पास क्या तीसरी निगाह है, तीसरी आँख है तेरे पास, जो तुझे बहुत पता है हाँ कि इसके लिए किसी ने पहले गा दिया हो। अपने लफ्ज़ों में लड़खड़ा रही है अनु और अपनी बात को भी आगे कर रही है। हाँ, तेरे पास क्या तीसरी आँख है जो तू ये कह रहा है, जो तू ये देख पा रहा है, जो मैं नहीं देख पा रही हूँ? उसने अपने आखिरी लफ्ज़ों को मुंह चिढ़ाते हुए दोहराया। उसकी गर्दन देख, उसकी गर्दन के आगे तो सुराही भी फेल है। अपनी नज़रें कल्पना पर गड़ाए हुए सूरज ने कहा। हाँ यार, तू सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अभी जो चिड़चिड़ापन अनु में दिख रहा था, अब वो इसमें अग्री होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन गीतिका की गर्दन भी सुराही है और थोड़ा सा, लेकिन स्क्वाड्रन लीडर की तो बिल्कुल सुराही है यार। क्या सच में इसके लिए किसी ने गाया होगा? ऐसा मत बोल, दिल टूट रहा है मेरा। सन्नी, अनु ने रिक्वेस्ट वाले अंदाज में सूरज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए कहा। तुम दोनों चुपचाप से खाना ख़त्म करो, अपना जल्दी ख़त्म करो। तुम्हें स्नो नहीं दिख रही है? हाँ, उसमें भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड्रन लीडर दिख रही है। हर स्नो वाले बूंद में तुम्हें उसी का चेहरा नज़र आ रहा है। बहुत देर से इन दोनों को बर्दाश्त करते हुए, इन दोनों की बात करते हुए परेशान होकर गीतिका ने कहा, और गीतिका के शब्दों ने इन दोनों की आँखों ने जो समा बांधा हुआ था पांडा के साथ, वो तोड़ दिया और इनकी आँखें स्नो पर पड़ी। तू कितना चिढ़ती है उससे यार, अनु ने मुंह बनाकर गीतिका को देखकर अपना आखिरी निवाला खाते हुए कहा। और तू क्यों इतना इन्वॉल्व हो रही है? तुझे क्या है? हाँ, तेरा तो है ना कोड़ दिमाग। सूरज ने अनु से कहा। गीतिका इससे पहले कि कुछ कहती, सूरज की बात सुनकर गीतिका के लब मुस्कुरा दिए। ओए, ज़्यादा मत उड़ा, वो मेरा है ना, मैं देख लूँगी उसे। और तू क्या हो गया? तू क्या समझ रहा है अपने आप को? हाँ, तू मैन है तो क्या तुझे बर्थ राइट है गर्ल्स के लिए? हाँ, अनु ने चिढ़ने वाले अंदाज में सूरज का जवाब दिया।
इतने में स्नो जो फ्लो कर रही थी वो बहने लगती है। आई मीन तेज बहने लगती है, तेज फ्लो करने लगती है। और ये सभी अपनी अपनी व्हीकल की तरफ बढ़ने लगते हैं अपने कन्वर्जेशन के साथ। अनु अपनी कार स्टार्ट करती है मगर वो स्टार्ट नहीं हो पाती। क्या है, स्टार्ट करना जल्दी। गीतिका ने अपनी धीमी आवाज़ में अन्नू से कहा। अरे कर तो रही हूँ, नहीं हो रही है भाई, क्या करूँ फिर मैं। अपनी पूरी कोशिश करते हुए अनु ने गीतिका की बात का जवाब दिया। अरे तो आप क्या करेंगे, हाँ मौसम देख। सूरज ने अपने कंधों को नीचे करते हुए कहा। अरे, और ये तीनों थोड़ा सा परेशान नज़र आए। अरे अब हम घर कैसे जाएंगे, क्या करूँ मैं। तो स्टार्ट करना, सूरज ने चिढ़ते हुए कहा। अरे तो क्या मैं गाड़ी में घुस जाऊँ क्या जो ये स्टार्ट हो जाएगी। अनु ने चिढ़कर उसकी बात का जवाब दिया और वो बाहर निकल गई कार से। इसके पीछे ये दोनों भी निकल जाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर। अनु ने सामने से आती हुई पांडा के ग्रुप को देखकर कहा। वो अपने ग्रुप के साथ अपने कदमों के साथ आगे बढ़ रही है। कल्पना के चेहरे की चार्मिंग हंसी को देखकर इन तीनों की आंखें एक ही पॉइंट पर टिकी हुई हैं। रुक, मैं कुछ करती हूँ, अनु ने ये कहकर अपने कदमों को आगे किया। एक्सक्यूज़ मी। कल्पना ने अपनी गर्दन को लेफ़्ट साइड मोड़कर अनु को देखा और कहा, हाँ व्हाट हैपेंड। हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मे बी उसका इंजन। तो क्या हमें लिफ्ट मिल सकती है आप लोगों के साथ प्लीज़। अनु की रिक्वेस्ट सुनकर कल्पना ने अभी की तरफ देखा, अभी ने जरनाब की तरफ देखा और अपने चेहरे पर एक रिक्वेस्ट लेकर कल्पना की तरफ देखा। आफ्टर ऑल वो उसकी पांडा है, वो उसकी रिक्वेस्ट को समझ जाती है और उससे हंस कर कहती है ओके गो। अभी जरनाब का हाथ पकड़ता है और वहाँ से फ़ौरन से भी पहले निकल जाता है। उसको टाइम चाहिए भाई, क्वालिटी टाइम चाहिए। बैट और अमेज़ अपनी अपनी बाइक पर आए हुए हैं तो वो इन दोनों को, इन तीनों को छोड़ें, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग भी चलिए जल्दी घर पहुँचिए, कल्पना ने अमेज़ और बैट को कहा। अमेज़ और बैट ने कल्पना से गले मिले और वो दोनों चले गए। ओके, आप मेरे साथ चलिए, मैं आप सबको छोड़ देती हूँ। कल्पना ने अनु से ये कहते हुए पीछे खड़ी गीतिका को देखा जो चुपचाप अपनी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। कल्पना आगे बढ़ गई और उसके पीछे अनु के कदम भी बढ़ गए। अनु ने अपने हाथ से इन दोनों को इशारा किया अपने साथ आने का और ये दोनों भी अनु के कदमों पर चल पड़े। तो तुझे पूरे उस वैली में सिर्फ यही मिली है लिफ्ट लेने के लिए, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। गीतिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अनु से धीमी आवाज़ में कहा। देख, चुपचाप चल, समझी, अभी हमें कोई भी लिफ्ट नहीं देगा और मैं इसके सिवाय किसी और पे इतना सा भी यकीन ना करूं। स्क्वाड्रन लीडर हमें छोड़ेगी, इमेजिन कर, पूरे रास्ते पर वो हमें देखने को मिलेगी और उसकी खुशबू। अनु अपनी बात को पूरा करे उससे पहले सूरज धीमी आवाज़ में कहता, हाँ वाह इसकी ये खुशबू। गीतिका अपने दांत पीसते हुए कहती है, ये दोनों पागल हो गए और वो ना कुछ नहीं कर पाती। अपनी लाचारी को अपने कदमों में भरकर वो इन दोनों की तरफ बढ़ाती है। तो रवि साहब चलिए, आज कुछ मेहमानों को आपको छोड़ना है। कल्पना ने अपने हाथ से इन तीनों की तरफ इशारा करते हुए रवि से कहा। जी मैडम। रवि, आप नहीं सुधरेंगे ना, कल्पना ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाकर रवि से कहा। सॉरी। रवि ने अपना सर झुकाया और सॉरी वर्ड निकाला। तो चलिए। रवि ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, कल्पना ड्राइविंग सीट के बगल में बैठ जाती है और ये तीनों पीछे बैक सीट पर बैठते हैं। इन तीनों को बैठ जाने के बाद कल्पना पीछे मुड़ती है। एनी डिस्कम्फर्ट,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनु ने फ़ौरन से भी पहले कल्पना की बात का जवाब दे दिया। गीतिका अपनी नज़रें और अपनी गर्दन दोनों लेफ्ट साइड करके खिड़की के बाहर कर देती है और उसकी आंखों के सामने वो मंज़र आ जाता है जब कल्पना गिरधारी जी से बात कर रही थी और वापस से उसके शब्द, उसके अंदर जो अग्रेशन कल्पना को देखकर पैदा होने लगता है, वो वापस अपने ज़ीरो पॉइंट पर चला जाता है और वो वापस से उसी खामोशी में डूब जाती है जिस खामोशी में वो कब से है। कल्पना अपना चेहरा आगे किए रवि से कुछ बात कर रही है। रवि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और कल्पना को ये दोनों, ये जो मंकीज़ हैं, वो देखे जा रहे हैं और देखकर अपने दिल को ना जाने क्या क्या ख्याल दे रहे हैं। तभी कल्पना अपनी नज़रें फ्रंट मिरर में करती है जिसमें उसे गीतिका दिखाई देती है। गीतिका की वो खामोश आँखें दिखाई देती हैं जो बाहर रोड की तरफ है। वो उसे देखकर अपने मन में कहती है, आज ये चटर बॉक्स इतनी शांत कैसे हैं? कमाल है। अच्छा है, कुछ अच्छा सीख रही हैं तो अच्छा है इनके लिए। मगर ऐसी कौन सी बात हुई होगी जिस बात ने इन्हें शांत कर दिया? कुछ गहरा ही होगा। ये कहकर कल्पना अपने मन में ही मुस्कुराती है और वो अपनी बुक उठाती है और अपनी बुक में अपनी नज़रें रख लेती है। अब गीतिका अपनी नज़रों को कार के अंदर करती है और कल्पना को मिरर में देखना चाहती है मगर वो देख नहीं पाती। वो कोशिश करती है कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर होके सीट के किनारे से ही वो कल्पना को देख सके। तो कल्पना की हाथ नज़र आते हैं और हाथ में वो बुक नज़र आती है और गीतिका के जहन में वो गाना राउंड अप करने लगता है जो कल्पना ने अभी थोड़ी देर पहले गाया था और उसके बगल में जो अनु और सूरज है वो चैटिंग करने लगते हैं धीरे धीरे आवाज़ में, यार इसके हाथ देख, हाँ लगता ही नहीं है कि ये सोल्जर है। वाह, ये दोनों पागल हैं। इन दोनों की बात को नज़रअंदाज करते हुए गीतिका अपने ही ख्याल में गुम है। वो अपने आप से एक सवाल करती है, क्या सच में मैं गलत हूँ इसको लेकर? और ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। इन तीनों का घर आ जाता है, या मैं ये कहूँ कि ये तीनों गीतिका के घर पर रुक जाते हैं और रवि गाड़ी रोक देते हैं गीतिका के घर पर और ये तीनों उतर जाते हैं। ये दोनों कल्पना को थैंक्स कहते हैं मगर गीतिका अपनी जगह से हिलती नहीं है। इट्स ओके, जाइए आप लोग। ये तीनों अब अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। जाती हुई गीतिका पर एक नज़र करती है कल्पना और अपनी बुक बंद करके कहती है, कितना इसमें एरोगेंट है। और मुझे कहती है एरोगेंसी से भरी हुई है ये। जी मैडम। रवि, कितनी बार कहूँ मैं आपको? हाँ, लगता है आपके साथ भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, चलिए घर चलिए। और ये दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। कल्पना बहुत थक गई है। वो चेंज करती है, सारी चीज़ें सोचती है, गिरधारी जी को कॉल लगाती है, गौरव से बात करती है, वहाँ के हाल चाल के बारे में बात करती है। फ़ोन को नीचे रख के वापस खिड़की के उसी पॉइंट पे जाती है जहाँ जाकर उसने उस आदमी को देखा था और वो फिर से वो पर्दा हटाती है मगर आज वहाँ कोई नहीं है। क्या बात है, कौन था वो और किस पर नज़र थी उसकी? गौरव पर। उसका ख्याल सीधा गौरव पर जाता है क्योंकि गौरव को उसने कहाँ से निकाला था ये उसे मालूम है और उस गिरोह के कुछ तो ऐसे बंदे पीछे छूटे होंगे जो पुलिस के हाथ नहीं आए। अच्छे से जानती है ये कल्पना, तो उस पर वो गौर करती है।
वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है। लेटने के बाद जब वो आंखें बंद करती है तो उसे गीतिका का वो खामोश चेहरा नज़र आता है जो उसने गाड़ी में देखा। उसकी आंखें दोबारा खुल जाती हैं। मेरी आंखें उसे क्यों देख रही हैं? नहीं, मुझे उसे नहीं देखना। कम ऑन। वो बेड से उठती है और वापस अपनी बालकनी में जाती है और वापस वो गिरती हुई स्नो को अपनी हथेलियों पर पड़ता महसूस करती है और एक सुर्ख स्माइल उसके चेहरे पर दोबारा आ जाती है। वहाँ गीतिका अपने कमरे में इन तीनों की बातें सुनकर पक गई है। अरे तुम दोनों चुप रहो ना यार, चुप रहो। सुबह से तुमने सिर्फ एक ही इंसान की माला जपते हुए आ रहे हो तुम लोग सुबह से। चुप रहो यार, सो जाओ। गीतिका ने इरिटेट होकर इन दोनों से कहा। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा। पागल है और इशारों में गीतिका को पागल ठहरा दिया। मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, चुपचाप से सो जाओ। मेरे कानों में तुम दोनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तू लाइट ऑफ कर दे, मगर तू ईयरफोन लगा ले ना, सॉन्ग सुन ले अपना। हमें बात करने देना आज के सॉन्ग के बारे में। आह, अनु की ये बात सुनकर गीतिका दांत पीसकर ऐसे ही एक्सप्रेशन देती है। सॉन्ग। गीतिका अपने आप को काम करने के लिए अपनी खिड़की पर जाती है। उसके घर भी एक छोटी सी बालकनी है और उसमें उसको स्नो दिखती है। दूर जल रही लाइट, एक आधी लाइट है जो दूर दूर जल रही है और उसमें उसकी स्नो की जो परछाई है वो दिख रही है। और उसके कानों में कल्पना के गाए हुए गाने के वही राग गूंजने लगते हैं। और इस बार वो इरिटेट नहीं हो रही। वो भी अपनी हथेली को बाहर की तरफ करती है और अपने हथेली पर पड़ रही 3-4 बर्फ़ की बूंदों को पढ़ लेने के बाद वापस अपनी तरफ खींचती है और अपने चेहरे के आगे अपनी हथेलियों को खोलकर मुस्कुरा देती है। रात का पहर सुबह के पहर में बदल जाता है। ये लोग अपने अपने ऑफिस के लिए पहुंचते हैं। गीतिका के ऑफिस में ये चर्चा पर है कि जो बच्चों की तस्करी तस्करी जो बच्चों की तस्करी की न्यूज़ है, जो बच्चों की तस्करी पर रिपोर्ट बनाई गई है, उस पर गीतिका के ऑफिस में चर्चा हो रही है। मिस्टर सिंह को आप लोग कैसे भूल सकते हैं? और वो उस चर्चा को, उस रिपोर्ट को गलत ठहराते हैं क्योंकि गीतिका ने उस रिपोर्ट में अगेन बड़े बड़े अधिकारियों का नाम छाप दिया है और वो बड़े बड़े अधिकारी मिस्टर सिंह को मिठाई का डब्बा पहुंचा चुके हैं और उनसे ये कह चुके हैं कि कैसे ना कैसे करके तुम इस रिपोर्ट को गलत ठहराओ और अपने द्वारा लिखी गई रिपोर्ट को वापस से मीडिया में फैलाओ। इनका मीडिया डिजिटल नहीं है, टीवी वाला नहीं है, तो इसलिए बाकी वो जो डिजिटल मीडिया है वो उनका ऑफिस इनके ऑफिस के बगल में ही है। तो मिस्टर सिंह पूरी पुरज़ोर कोशिश में हैं कि गीतिका की रिपोर्ट को फॉल्स ठहरा सकें। गीतिका को ये पता लगता है और वो ब्रांचर सर के पास जाती है। इन दोनों का कन्वर्जेशन होता है और गीतिका अपनी बात पे अडिग है कि मेरी रिपोर्ट सही है, आप कहीं से भी छान कर लीजिए और मैं अपनी रिपोर्ट नहीं बदलूँगी। अगर मेरे कॉलम में, अगर मेरे इस अखबार में अगर मेरे कॉलम की जगह मेरे कॉलम के सामने या इधर उधर भी अगेंस्ट कुछ छपा तो मैं अपने कॉलम में उसके अगेंस्ट भी छापूंगी सर। ब्रांचर सर अपना सर पकड़ लेते हैं कि ये क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में, ये क्या चल रहा है मेरे न्यूज़ के ऑफिस में। मतलब दो पक्ष हो जाएंगे और ये संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात पर अब टॉपिक चल रहा है। कल्पना अपनी कार में, अपनी वाइट मर्सिडीज़ में पहुंचती है अपने बेस। हे, गुड मॉर्निंग पांडा। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। तो हमारा अभी कहाँ है? वो देखो तुम्हारे पीछे से आ रहा है। अमेज ने कल्पना की बात का जवाब दिया। कल्पना ने पीछे मुड़ते हुए बड़ी सी स्माइल दी, अपने चेहरे से अपने चश्मे को निकाला और अभी को देखा। वाह अभी, क्या बात है, तू तो अलग ही ग्लो कर रहा है मैन।
कहाँ गया था तू रात में? जो चेहरा ग्लो कर रहा था वो अब ब्लश करने लगता है। अरे कहीं नहीं गया था तू भी पांडा। इतने में सीओ सर का अनाउंसमेंट हो जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं सीओ सर के ऑफिस में। वहाँ जाकर ये पता लगता है कि दिल्ली जाना है। कल के बाद जो दिन है वो 15 अगस्त का दिन है, इंडिपेंडेंस डे। तो सीओ सर को दिल्ली जाना है और सीओ सर के साथ कल्पना को जाना है, या फिर स्क्वाड्रन लीडर, जैसे कि अभी हो गया, अमेज हो गया, बैट हो गया। अमेज और बैट पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं। अरे यार अभी तुझे मालूम है ना, आई डोंट लाइक दिल्ली, मुझे नहीं जाना दिल्ली यार, तू चला जाना प्लीज़। अपने चेहरे पर एक रिक्वेस्ट वाला भाव बनाकर कल्पना अभी से कहती है, पांडा तू तो जान रही है ना, मतलब मुझे जरनाब के साथ वक्त बिताना है यार। और तू और तेरी जरनाब अपने रिक्वेस्ट वाले भाव को निराशा वाले भाव में बदल कर कल्पना अपनी गर्दन नीचे झुकाती है और अपनी बात कहती है, ठीक है यार, लेकिन यार अभी मैं दिल्ली तो चली जाऊँ, मगर मेरे पीछे से अम्मा। तू टेंशन मत ले पांडा, मैं हूँ ना, मैं अम्मा का ख्याल रखूँगा। तभी कल्पना को वो बात याद आती है जो अभी मैंने दोहराई थी कि वो बंदा, वो आदमी नहीं है वहाँ। ये बात कल्पना अभी से शेयर करती है। अच्छा तुझे क्या लगता है? पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इस बारे में दूरभाष से बात की है, मैं सोच रही हूँ एसीपी उमरान से एक बार बात कर लूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अभी ने कल्पना की बात का जवाब दिया। ठीक है चल, मैं चलती हूँ, एसीपी इमरान से मिलकर फिर घर पहुँचती हूँ, क्योंकि उनसे बात भी करनी होगी ना। और तू जा अपनी जरनाब के पास। कल्पना ये अभी से कहती है, अभी का चेहरा खिलखिला जाता है। अच्छा सुन, तेरा जो वो इशू था वो सॉल्व हुआ? कल्पना ने अभी से पूछा। हाँ सॉल्व हो गया, मैंने मना लिया उसे। आई नो, मैं जानती थी अगर वो तुझसे प्यार करती है तो समझेगी, अगर नहीं करती तो नहीं समझेगी। या लेकिन मैं क्या करूं, जरनाब से मैं बहुत प्यार करता हूँ। आई नो अभी, जानती हूँ मैं, और वो भी तुझसे करती है, बट क्या करें, एक चीज़ है जो अलग करती है लोगों को, तो वो उसमें ज़्यादा है। कोई बात नहीं, आई नो तू मेरा सिखाया हुआ सोल्जर है, तू संभाल लेगा उसे। उसकी बात को बड़ा प्राउडली एक्सेप्ट करता है अभी और कहता है हाँ संभाल लूँगा मैं। अच्छा तू संभालना हाँ दिल्ली में। अरे यार तू दिल्ली का क्यों नाम ले रहा है, तो जाना तो तुझे वहीं है। हाँ हाँ जाना है मुझे वहीं, ठीक है। अच्छा सुन, मैं इमरान से बात करने के बाद तुझे फ़ोन करूँगी, ठीक है। अगर हो सके तो अम्मा को अपने घर रख लेना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, तू जानता है ना सब, इसलिए मैंने गौरव को भी वहाँ, और वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में भी मुझे इमरान से बात करनी है। तो चल ठीक है मैं चलती हूँ। ये कहकर कल्पना अभी से कॉन्वर्जेशन एंड करती है और उमरान के पास पहुँच जाती है। उमरान से भी वो यही सब डिस्कस करती है। उमरान, एसीपी उमरान भी कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में टेंशन मत लीजिए आप, मैं अम्मा का ख्याल रखूँगा, हो सके तो कांस्टेबल लगा देता हूँ। लेकिन कल्पना इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि नहीं, कांस्टेबल की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी से कहा है, अम्मा उनके घर चले जाएंगी, लेकिन फिर भी। और हाँ अगर आपको सिक्योरिटी चेक करनी है तो प्लीज़ ऑफर में कीजिए, गिरधारी जी पर कीजिए, बच्चों पर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस गिरोह का कुछ तो छूटा है जो मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं श्योरली ये नहीं कह सकती कि वो इस गिरोह का है या फिर कुछ और बात है, कुछ और भी हो सकता है, आपको तो पता है। इट्स ओके कल्पना, इट्स ओके,
ये कहकर उमरान कल्पना के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे समझाते हैं, उसे काम कराते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी जा रही हैं आप? चाय मंगवाई है मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसीपी उमरान, लेकिन मैं चाय वहीं पीऊँगी। आप अगर चल सकते हैं तो चलिए। तो एसीपी उमरान कल्पना की बात का जवाब देते हैं, बिल्कुल चलते हम, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर जो बैठे हैं अफसर वो आने वाले हैं मुलाकात के लिए। आपको तो पता है कि वैली की सुरक्षा बढ़ानी होगी आज रात से लेकर परसों शाम तक। हाँ बिल्कुल, तो काम कीजिए। वेल डन। ये कह के कल्पना यहाँ से भी निकल जाती है और घर पहुँच जाती है। वक्त आगे जाता है। कल्पना को अपने सीईओ सर के साथ दिल्ली जाना है और वो दिल्ली के लिए निकल जाती है। दोनों जगह के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। यहाँ दिल्ली में कल्पना अपने सीईओ सर के साथ अपनी सीट पर बैठकर सारे कार्यक्रम देख रही है। एक ख़त्म हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है। वहाँ वैली में भी यही बात है। गीतिका, सूरज और अनु एक जगह पर हैं। इन लोगों को ये भी रिपोर्ट बनानी होगी कि वैली में समारोह क्या हुआ, क्या कार्यक्रम थे और किन किन लोगों को बुलाया गया और क्या चीज़ की गई, तिरंगा कैसे फहराया गया एंड ऑल दैट। स्वतंत्रता दिवस पर इनको पूरी रिपोर्ट बनानी होगी। इसीलिए गीतिका अपनी नज़रों को इधर उधर भगाए रखती है। इधर उधर भगाने में उसकी नज़र जो है एक जगह रुकती है। उसे 3-4 लोगों का एक ग्रुप जो है संदिग्ध नज़र आता है। वो अपने मन में कहती है, नहीं यार, मतलब चेकिंग तो हुई होगी इनके आने से पहले। वो हथियारों के बेस पर ये सोचती है, लेकिन हाँ, उन लोगों की कद काठी, उन लोगों का हाव भाव कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसा उन 3 लोगों का था जो उस रात गीतिका के पीछे भागे थे। वो इस चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा नज़रअंदाज करती है, क्योंकि एक तरफ जो है अनु और दूसरी तरफ जो है सूरज। एक एक काम उसे बता रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर ले, उसकी फ़ोटो खींच ले। अब सूरज का एक हाथ काम नहीं कर रहा है ना। तो गीतिका काम में बिजी हो जाती है। समारोह आगे बढ़ता है। आगे होते होते वो संपन्न होने की कगार पर है। संपन्न हो जाता है। वो लोग 3 लोग जहाँ थे, 3-4 लोग जहाँ थे, गीतिका अपनी नज़र वापस वहाँ करती है, मगर वो लोग होते नहीं हैं। वो अपना शायद कहती है कि शायद मेरा ही डाउट होगा। वो इसलिए उसे लेट इट बी कर देती है। उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ये देखती है कि अभी अमीज़, बैट, जरनाब और अम्मा खड़ी हैं उन सब के साथ। तो अम्मा को देखकर गीतिका इन दोनों से कहती है, मैं अभी आई। वो अम्मा के पास जाती है, उन्हें ग्रीट करती है, उनका आशीर्वाद लेती है और कुछ बात करने लगती है। कुछ बात करते करते ये लोग थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और एक शॉप मिलती है। तो अम्मा कहती हैं कि चाय पीने बेटा। तो गीतिका पहले अनु और सूरज को देखती है। ये दोनों आपस में कुछ कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स कुछ क्लियर कर रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं। तो कहते हैं हाँ चलते हैं। गीतिका ये सोचती है कि मैं वहाँ जाकर इन दोनों को कॉल करके बुला लूँगी। तो गीतिका अम्मा के साथ उस स्टॉल पर जाती है। उस स्टॉल पर जाकर वो बैठती ही है, तभी वो जो ग्रुप था 3-4 लोगों का, वो इन दोनों के पास आ जाता है और इन पर हावी हो जाता है। उनमें से एक गन निकाल कर अम्मा पर तान देता है और कुछ कहना चाहता है गीतिका से। उससे पहले अभी आकर उस गन वाले आदमी को धकेल देता है और गन से जो है शूट हो जाता है। और वो शूट जो होता है वो एक वॉल पे लगता है वहाँ। और इसी बीच में यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। अफरा तफरी के बीच में ही अम्मा को एक उनमें से घायल कर देता है। घायल इन द सेंस, जो उसकी रिवॉल्वर होती है उसको बैक साइड से अम्मा के सर पर मार देता है, जिससे अम्मा के सर पर खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाती हैं। ये देखकर गीतिका चिल्ला पड़ती है और फटाफट अम्मा के पास जाती है और उनके सर को कस के पकड़ लेती है और कस के दबा देती है। अभी के साथ साथ बैट और अमेज़ भी आ जाते हैं और इन गुंडों को मारने लगते हैं। ये गुंडे भागने में कामयाब हो जाते हैं और इन लोगों का ग्रुप अम्मा को जल्दी से गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जल्दी से जल्दी इनको
ट्रीटमेंट दिया जाता है, अम्मा को आईसीयू में ले जाया जाता है। अम्मा के खून से गीतिका का पूरा कुर्ता लाल हो गया है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। डॉक्टर ये आकर इनको बताता है। यार अभी पांडव को कैसे बताएगा? अमीज ने अपने चेहरा उतारते हुए अभी से पूछा। यार ये एकदम से क्या हो गया? सब तो ठीक चल रहा था, अम्मा गई क्यों वहाँ? वो अपनी आँखों में आंसू भरते हुए गीतिका ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कह नहीं पाई। यार अब क्या करेंगे हम? पांडव को कैसे बताएंगे? और उसे बताना बहुत ज़रूरी है। क्या करूँ मैं? ये कहते हुए अभी जो है वो बेहाल होकर चेयर पर गिर जाता है, इन द सेंस बैठ जाता है। जन्ना फट से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। रिलैक्स रिलैक्स अभी। कैसे रिलैक्स करूँ मैं? उसने कहा था कि अम्मा का ख्याल रखना, और वो ये कहकर अपनी आँखों को, अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक लेता है। गीतिका को कुछ समझ नहीं आता, इतनी तेज़ी में ये सब हुआ है, और जो घायल हुई हैं वो कल्पना की अम्मा है। अब ये क्या करेंगे और क्या नहीं, कल्पना को कैसे बताएंगे कैसे नहीं, ये जानेंगे हम अगले भाग में। मैं कोशिश करूँगी कि ये भाग जल्दी आए। अब गीतिका का क्या हाल करेगी कल्पना, ये तो कल्पना ही बता सकती है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, और मेरा थ्रोट अभी पेन कर रहा है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। और मैं क्या कहूँ, अभी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं आपकी उंगलियों को क्या हो गया है, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ चलिए, जो भी है, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।